डियर स्टूडेंट्स, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं डॉक्टर रितेश जैन, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम इस क्लास में जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं वह है राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान विषय जो है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इस विषय में आता क्या है और इस विषय की उत्पत्ति कैसे हुई और इस विषय का विकास किस प्रकार हुआ। राजनीति विज्ञान विषय जो है, इस शब्द को समझने के लिए आपको बताया गया कि ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कहाँ से आया। पॉलिटिकल शब्द जो है वो पॉलिस से बना। पॉलिटिकल शब्द किससे बना? पॉलिस से बना। और ये पॉलिस जो है यूनानी सभ्यता में शासन की जो इकाइयां हुआ करती थी उन इकाइयों को नगर राज्य कहा जाता था। पॉलिस के बारे में ज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया गया उसे पॉलिटिक्स नाम दिया गया। और राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसमें उसने तत्कालीन नगर राज्यों का अध्ययन किया था, उस पुस्तक का नाम भी अरस्तु द्वारा पॉलिटिक्स रखा गया। तो पॉलिस से पॉलिटिक्स बना और वही पॉलिटिक्स रिफाइन होते होते आज हमारे सामने किस रूप में आ गया? पॉलिटिकल के सामने आ गया। और जब हम किसी विषय का अध्ययन क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो वह ज्ञान राशि क्या कहलाती है? विज्ञान कहलाती है। तो राज्य के बारे में, सरकार के बारे में, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के बारे में जब क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन जिस ज्ञान की शाखा के किया जाता है उस विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। तो राजनीति विज्ञान विषय की जड़ें जो है वो यूनानी सभ्यता में हमें दिखाई देती हैं और तब से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान विषय विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न प्रकारों में, विभिन्न सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो राजनीति विज्ञान विषय की इस विकास यात्रा में हमें कई परिवर्तन देखने को मिले। इसके जो समय समय पर सिद्धांत शास्त्री हुए या इसकी जो सिद्धांतों का निर्माण जो हुआ, इसका जो अध्ययन हुआ, वो एक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। तो इसके विकास की विशेषताओं के आधार पर हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए राजनीति विज्ञान विषय को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। उनमें से एक दृष्टिकोण है परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, जिसे समसामयिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, उसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, उसे कंटेम्प्रेरी अप्रोच भी कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, पता है कि राजनीति विज्ञान में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में बात की थी। अर्थात उसने बताया कि एक श्रेष्ठ राज्य किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, उस श्रेष्ठ राज्य का आधार क्या होना चाहिए, न्याय कैसे स्थापित किया जाए। तो जिस प्रकार प्लेटो ने अपनी पुस्तक में, या हम देखें प्लेटो के बाद अरस्तु की बात करें, या हम देखें ईसाई सभ्यता में चाहे हम सिसरो की बात करें या संत अगस्टाइन की बात करें, या उसके बाद और भी हम देखें पाश्चात्य चिंतन परंपरा में हम रूसो की सामान्य इच्छा की बात करें, या हीगल की हम विश्वात्मा की बात करें जो राज्य को विश्वात्मा के रूप में देखता है, सर्वोच्च निकाय के रूप में देखता है, या हम ग्रीन की बात करें, कांट की बात करें, तो ये सारे राजनीतिक चिंतक जो हैं, ये राजनीतिक चिंतन एक विशिष्ट शैली में अपने चिंतन का प्रतिपादन कर रहे हैं। और इसी विशिष्ट शैली से मिलकर के किसका निर्माण हुआ? परंपरागत दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। तो परंपरागत दृष्टिकोण में बेसिकली जिस चीज पर सर्वाधिक बल दिया गया, जिस चीज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, वो जो स्वर हमें प्रमुख तौर पर सुनाई देता है परंपरागत दृष्टिकोण में, वो ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण कैसा है? मूल्य प्रधान है, वैल्यू ओरिएंटेड। परंपरागत दृष्टिकोण कैसा है? मूल्य प्रधान है। अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो हैं, राजनीतिक दार्शनिक जो हैं, वह अपने चिंतन में अपने व्यक्तिगत मूल्यों को साथ लेकर के चलते हैं। तो वह चिंतन, वह सिद्धांत किस पे आधारित हो जाता है? मूल्यों पर। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें प्लेटो की, तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में सर्वाधिक बल जिस चीज पर दिया वो किसके ऊपर बल दिया? न्याय के ऊपर बल दिया।
तो प्लेटो अपनी जो भी राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है उसमें इस बात को ध्यान में रखता है कि उसे किसकी स्थापना करनी है, न्याय की स्थापना करनी है। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में सीमित अध्ययन किया जाता था। सीमित अध्ययन के जैसे आप देखें कि परंपरागत दृष्टिकोण के राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ किसके अध्ययन की बात कर रहे हैं, राज्य और सरकार के अध्ययन की बात कर रहे हैं, मूल्यों पर बल दे रहे हैं और वह आदर्शवादी अध्ययन भी कर रहे हैं। आदर्शवादी अध्ययन की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का आदर्श रूप क्या हो सकता है, कैसा होना चाहिए। अब यथार्थ में वह हो पाता है या नहीं हो पाता, या व्यवहारिक जगत से उसका कोई संबंध है या नहीं है, इससे परंपरावादी राजनीति सिद्धांत शास्त्रियों को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वह अपने राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य सिर्फ ऐसी सर्वश्रेष्ठ या आदर्श समाधान को खोजना है जो तत्कालीन समय की राजनीतिक समस्याएं थी, उन समस्याओं का एक ऐसा आदर्श सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजना है। अब उसकी व्यवहारिक उपयोगिता कितनी है, इस बात से परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का कोई सरोकार नहीं है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो ये है, इसका जो हम विभाजन कर रहे हैं, यह विभाजन कालक्रम के आधार पर नहीं है। हमें जो ध्यान में रखने की बात है कि पहले जो राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री आए उनको हमने परंपरागतवादी राजनीति सिद्धांतवादी मान लिया, या आधुनिक समय में भी मूल्यों की बात करने वाले राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों को हम परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण में रखते हैं। और प्रमुख तौर पर लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये आधुनिक समय के 20वीं शताब्दी के वो राजनीति शास्त्री हैं जो आज भी राजनीति विज्ञान में किसको शामिल करने पर बल दे रहे हैं, मूल्यों को शामिल करने पर बल दे रहे हैं। तो लियो स्ट्रॉस, हन्ना अरेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये वो आदि राजनीति शास्त्री हैं जो राजनीति विज्ञान में निरंतर किसकी उपयोगिता स्वीकार करते हैं, मूल्यों की उपयोगिता स्वीकार कर रहे हैं। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो है वह निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते हैं। निगमनात्मक पद्धति के बारे में हम देखें कि निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। इस निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन किया जाता है। सामान्य से विशेष की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेशल। अर्थात प्लेटो ने जैसे इस निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, तो प्लेटो ने अपने आसपास के नगर राज्यों को देखा। उसने पाया कि सभी नगर राज्यों में भाईभतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, अस्थिरता है, अयोग्य और धूर्त लोग शासन का संचालन कर रहे हैं, अन्याय है। तो ये सामान्य विशेषताएं उसने देखी। तो इन सामान्य विशेषताओं का, नगर राज्यों की इस सामान्य समस्याओं का एक सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या हो सकता है, तो सर्वश्रेष्ठ समाधान के तौर पर उसने एक विशेष उपचार हमारे सामने रखा और जिसे नाम दिया उसने आदर्श राज्य की संकल्पना। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो हैं वह कौन सी अध्ययन पद्धति काम में ले रहे हैं, निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है वह परंपरावादी राजनीति विज्ञान मूल्यों पर आधारित होने के कारण, आदर्शवादी होने के कारण और सीमित अध्ययन करने के कारण इसकी अपनी एक अलग, एक विशिष्ट प्रकार की क्षेत्र है, विशिष्ट प्रकार की विशेषताएं हैं। और वो विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो कहा जाता है कि सब परंपरावादी राजनीति विज्ञान किस पर आधारित है, तर्क और कल्पनाओं पर आधारित है, इमेजिनेशंस। प्लेटो जैसे राजनीतिक दार्शनिक वह अपने हिसाब से अपने तर्क प्रतिपादित करते हैं और वह अपनी आंखें बंद करके यथार्थ जगत से अपने आप को दूर करके अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर अपने राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। और साथ ही ये राजनीतिक सिद्धांत यथार्थ जगत से संबंध रखते हैं अथवा नहीं रखते, इसका परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों से कोई लेना देना नहीं है। तो जिस प्रकार प्लेटो ने, चाहे हम ऑगस्टाइन की बात करें, सिटी ऑफ गॉड की बात करें, जब ईसाइयत राजनीतिक चिंतन परंपरा पर, ईसाई चिंतन परंपरा हावी थी, तो ये दो तलवारों के सिद्धांत की बात कही गई। और दो तलवारों के सिद्धांत या हम देखें इससे भी पहले सिसरो की बात करें तो सिसरो ने राज्य के ऊपर चर्च की संप्रभुता को स्वीकार किया। तो ये वो आदर्श बातें हैं। तो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, चाहे रूसों की सामान्य इच्छा की हम बात करें,
या हम हीगल की राज्य की पृथ्वी पर ईश्वर के रूप में अवतरण की बात करें, तो ये वो आदर्शी अध्ययन है जो हमें कहाँ दिखाई देते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण में दिखाई देते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि परंपरावादी राजनीतिक शास्त्री जो है वह नैतिकता के साथ साथ किस पर बल दे रहे हैं, मूल्यों पर बल दे रहे हैं। जैसे हमने देखा प्लेटो ने किस पे बल दिया, न्याय पर बल दिया है। या हम देखें कि हीगल जो है या ग्रीन जो है वो शाश्वत चेतना की बात करता है, कांट जो है वह नैतिक मूल्यों की बात करता है। या हम देखें कि कार्ल मार्क्स जो है उसको भी हम देखें वह राज्य में समानता की बात करता है। तो इस प्रकार इनके राजनीतिक चिंतन में हमें एक विशिष्ट प्रकार के मूल्य दिखाई देते हैं और पूरा की पूरा राजनीतिक चिंतन जो है वह किन्हीं विशिष्ट मूल्यों पर आधारित उनके प्राप्ति के लिए प्रेरित होता है। परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक जो है वह प्रमुख तौर पर कानूनी, औपचारिक एवं संस्थागत। कानूनी कि हम जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, या हम समानता का अध्ययन कर रहे हैं, या स्वतंत्रता का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में क्या कानून बना हुआ है, कानून क्या कहता है। तो कानून की धाराओं का अध्ययन करने की पद्धति जो है वह कौन सी पद्धति कहलाती है, कानूनी पद्धति कहलाती है। औपचारिक पद्धति का मतलब यह है कि हम उस पर्टिकुलर जिस चीज का हमें अध्ययन करना है उसके तत्व, उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं की बात करें, अर्थात हम उसके यथार्थ पहलू को, व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में नहीं रखें, हम उसके सिर्फ फॉर्मल औपचारिक तथ्यों को ही हम ध्यान में रखते हुए अध्ययन करें। इसके अलावा हम देखें संस्थागत कि कोई भी राजनीतिक संस्था का हम अध्ययन जब करने जा रहे हैं तो उसकी संरचना क्या है, उसके तत्व क्या है, उसके कौन कौन सी इकाइयां हैं, उन किन से मिलकर के वो बना हुआ है, वह कौन कौन से कार्य करती है। तो इस अध्ययन पद्धति को कौन सी पद्धति कहा जाता है, संस्थागत। तो परंपरागत दृष्टिकोण में कानूनी, औपचारिक और संस्थागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वह अध्ययन पद्धतियां कैसी है, अपरिकृष्ट कि आज आधुनिक राजनीति विज्ञानी जहां अपने अध्ययन में तथ्यों के ऊपर बल दे रहे हैं, गणित का प्रयोग कर रहे हैं, सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हैं, या हम देखें कि वह विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कर रहे हैं, अनुभव पर आधारित पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की विशिष्ट अध्ययन पद्धतियां पूरी तरह से हमें नहीं दिखाई देती किसमें, परंपरागत दृष्टिकोण में। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का जो अध्ययन होता है वह कैसा होता है, पूरी तरह से संकुचित अध्ययन क्षेत्र होता है। संकुचित कि साहब परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री राजनीति विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ इसके अध्ययन पर बल दे रहे हैं, राज्य और सरकार के अध्ययन पर बल दे रहे हैं। और साथ ही परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार का जो अध्ययन किया वह भी पर्टिकुलर पश्चिमी देशों की राजनीतिक शासन प्रणालियों का अध्ययन किया, अर्थात ब्रिटेन या अमेरिका जैसी विकसित देशों की जो शासन प्रणालियां हैं उन्हीं को अध्ययन किया और इन्हीं से प्राप्त निष्कर्षों को पूरी दुनिया में लागू करने का प्रयास किया। जबकि एशियाई व अफ्रीकी देशों की जो परिस्थितियां हैं, समाज है, अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ की परिस्थितियों के ऊपर वहाँ की प्रक्रियाओं को अध्ययन करने की बात इन परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने नहीं की। हालांकि बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री जो आए, इन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने समूह के अध्ययन पर बल दिया, व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के ऊपर बल दिया, या इन एशियाई और अफ्रीकी देशों की शासन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए स्थानीय पर्यावरण के कारकों को भी अपने अध्ययन में शामिल किया। तो इस प्रकार परंपरावादियों राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों की जो अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं वह प्रधानतः कैसी होती हैं, संकुचित होती हैं। और अंतिम विशेषता की अगर हम बात करें तो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का जो अध्ययन होता है वह होता है व्यक्तिनिष्ठ, सब्जेक्टिव, अर्थात जो सिद्धांत शास्त्री अपना अध्ययन करता है उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं का प्रभाव, उसकी पसंद और नापसंद का प्रभाव हमें उसके अध्ययन पर देखने को मिलता है। जैसे प्लेटो की बात कर रहे हैं तो प्लेटो का उद्देश्य था न्याय की स्थापना करना, तो इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के प्लेटो ने अपने सारे राजनीतिक दर्शन का प्रतिपादन अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया। चाहे वो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, चाहे उसकी शिक्षा योजना है, चाहे कोई और हम उसकी सिद्धांत की बात करें, तो इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों का प्रभाव
परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में हमें देखने को मिलता है। तो ये परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है इस रूप में हमारे सामने आता है। यह चाहिए पर बल देता है, आदर्शवादी होता है, मूल्यों पर बल देता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और इसके ऊपर आपसे परीक्षाओं में प्रश्न अनिवार्य तौर पर पूछा जाता है। आप इस वीडियो को पूरा देख करके और इसमें जो समस्याएं हैं उनके संबंध में आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाल बटन दबा करके। धन्यवाद।